साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। डेली न्यूज डिस्कशन के तहत आज की वीडियो में हम लोग जो है 14 अप्रैल 2024 के जनसत्ता न्यूज़पेपर को देखेंगे और हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, चाहे वो करंट अफेयर या जीएस या मैपिंग का सेक्शन हो, उसके अनुसार जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और ये चीजें आपके आगामी प्री और मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के डिस्कशन को। यदि हम लोग इसके पहले पेज को देखें तो यहाँ हमारे लिए जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो है आपका हार्मुज जल डमरू मध्य। यहाँ पर हुआ क्या है कि ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडो ने जो है 13 अप्रैल अर्थात शनिवार को हार्मुज जल डमरू मध्य या हार्मुज स्ट्रेट के नजदीक हेलीकॉप्टर की मदद से एक मालवाहक जहाज पर उतरे और उसे जब्त कर लिया। इजराइल और यह जो जहाज है इजराइल के एक अरबपति कारोबारी से संबद्ध इस जहाज पर चालक दल के 25 सदस्यों में से 17 भारतीय हैं। इजरायल और ईरान के बीच सिलसिलेवार हमलों की कड़ी में यह नवीनतम घटना है। इसकी पृष्ठभूमि यदि हम लोग देखें तो पश्चिम एशिया इस महीने की शुरुआत में अर्थात अप्रैल की शुरुआत में हुआ क्या कि सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास भवन पर हुए संदिग्ध इजरायली हमले को लेकर के ईरान की जवाबी कार्रवाई के खतरे का सामना कर रहा है और इसको जो है उसका ईरान का जवाबी कार्रवाई माना जा रहा है। उस हमले में जो हमला हुआ था आपका दूतावास पे, उस हमले में रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी सहित 12 लोग मारे गए थे। तो गाजा पट्टी में चूंकि हमास के खिलाफ इजराइल युद्ध कर रहा हो 6 महीने हो गए, तो छठे महीने प्रवेश कर गया है और यह पूरे क्षेत्र में दशकों पुराने तनाव को गहरा कर रहा है। तो इसी के संबंध में हमें जो जानना चाहिए वो हार्मुज जल डमरू मध्य के बारे में। तो हम लोग इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में जो मैपिंग वाला सेक्शन देखेंगे तो वहां पर हम लोग मैप के माध्यम से हार्मुज जल डमरू मध्य को देखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतरिक्ष की सैर करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बनेंगे आपके गोपी। गोपी इनका नाम क्या है? गोपी थोटाकुरा। देखिए, उद्यमी एवं पायलट गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय होंगे। ठीक है, वे अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन NH-25 मिशन पर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की सैर करने जाएंगे। वह इस मिशन पर जाने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक होंगे। यह दल एक यात्रा पर निकलेगा जो उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल से परे ले जाएगा। इसके साथ ही वे पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और 1984 में 1984 में भारतीय सेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। अभी तक भारतीय मूल के लोग गए हैं, ठीक है, परंतु ये दूसरे भारतीय होंगे। एरोस्पेस कंपनी ने बताया कि अभी अंतरिक्ष में जाने की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। यह न्यू शेपर्ड कार्यक्रम के लिए मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाने वाली 7वीं उड़ान और उसके इतिहास में 25वीं उड़ान होगी। अभी तक इस कार्यक्रम के तहत 31 मनुष्यों को कार्बन रेखा से ऊपर ले जाया गया। अब प्रश्न उठता है कार्बन रेखा क्या है? तो कार्बन रेखा याद रखिएगा, कार्बन रेखा जो पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच प्रस्तावित पारंपरिक रेखा है। न्यू शेपर्ड ब्लू ओरिजिन द्वारा अंतरिक्ष पर्यटन के लिए विकसित पूरी तरह से पुनः इस्तेमाल होने वाला उपकक्षीय प्रक्षेपण यान है। जो न्यू शेपर्ड है, ये क्या है? जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है, इसके द्वारा अंतरिक्ष पर्यटन के लिए विकसित पूरी तरह से पुनः इस्तेमाल होने वाला उपकक्षीय प्रक्षेपण यान है। ब्लू ओरिजिन के अनुसार जो गोपी है, गोपी एक पायलट और विमान चालक हैं जिन्होंने वाहन चलाने से पहले उड़ान भरना सीख लिया है और वे हॉट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के समीप इसे समग्र कल्याण और व्यवहारिक स्वास्थ्य के लिए एक वैश्विक केंद्र प्रिजर्व लाइफ कोर के सह संस्थापक हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें बस इनके बारे में याद रखिएगा। और ये रोमांचक यात्राओं के शौकीन है। हाल ही में इन्होंने क्या है, तंजानिया के माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर भी चढ़ाई की थी। तो इतनी चीजें इनके बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। यदि हम लोग इसके संपादकीय पृष्ठ पर आए तो चूंकि जो संडे का दिन होता है, इस दिन जो है इस पे राजनीतिक विश्लेषण होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर जो एक कोटेशन है उसको आप देख सकते हैं। यह है, प्रगतिशील समाज संगठनों की उपयोगिता से आगे निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चों की पोशाकें छोटी पड़ जाती है। ठीक है, प्रगतिशील समाज जो है वो संगठनों, मतलब ऐसे संगठन जो समाज को प्रगतिशील बनाते हैं, तो प्रगतिशील समाज संगठनों की उपयोगिता से आगे निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चों की पोशाकें छोटी पड़ जाती हैं। तो ये हेनरी जॉर्ज का कथन है, आप इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं। यदि इस पृष्ठ पर देखें तो एक जो यहां पर आर्टिकल दिया गया, भारतीय ज्ञान परंपरा की कसौटी, इसको एक बार आप देख सकते हैं। इसको हम लोग अलग से वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पेज पे देखते हैं, यहां पर हम लोग मानवाधिकार आयोग, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उससे संबंध में एक
जो है न्यूज देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले की मौके पर पहुंचकर की गई जांच में अत्याचार की गई घटनाओं को चिन्हित किया और कहा कि यह इंगित करता है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम में की गई लापरवाही के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि प्रतिशोध के व्यापक भय के साथ ही ताकत दिखाने के खेल ने एक दुर्जेय बाधा के रूप में काम किया, जिसके कारण लोगों ने शिकायतें दर्ज कराने से परहेज किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि आयोग ने कई सिफारिशें की हैं और प्रत्येक सिफारिश पर पश्चिम बंगाल सरकार से 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें कहा गया है कि आयोग की मौके पर पहुंचकर की गई जांच से पीड़ितों के साथ हुए अत्याचार की कई घटनाओं का खुलासा हुआ है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रथम दृष्टया ऐसे उल्लंघन को रोकने में लोक सेवक की लापरवाही के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इस रिपोर्ट को सूचना के व्यापक प्रसार के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लेता रहता है और उस पर कार्रवाई के लिए क्या करता है, सिफारिशें करता है। इसी प्रकार का एक और जो घटनाक्रम हुआ है, मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा। वहां पर क्या हुआ था कि मुंबई के बिरार इलाके में जलमल शोधन संयंत्र की सफाई करते हुए 4 लोगों की मौत की घटना को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बेहद गंभीरता से लिया। ठीक है, तो इस मामले पे भी रिपोर्ट किया। तो कुल मिलाकर के हमारे लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं, शॉर्ट में आप इसको NHRC लिख सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो एक स्वतंत्र वैधानिक तंत्र के रूप में इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। यह करता क्या? यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त एक फैक्ट और याद रखिएगा कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को जो है पेरिस में अपनाया गया था। इसीलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये इसके संरचना के बारे में बात करें, इसकी संरचना कैसी है? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, यह एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 2 आपके डीम्ड सदस्य होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं। इनके कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्षों या 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन किया गया है, वैसे ही राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोगों का भी गठन किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर हम लोग देखते हैं ऑपरेशन मेघदूत के बारे में। देखिए, ऑपरेशन मेघदूत के 4 दशक पूरे हुए हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऑपरेशन मेघदूत है क्या? तो देखिए, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कहे जाने वाले सियाचिन ग्लेशियर की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए ऑपरेशन मेघदूत के जो है 13 अप्रैल को 4 दशक पूरे हो गए। इन 40 वर्षों के दौरान यहां भारतीय सेना की मजबूत तैनाती बनी हुई है और उसे बरकरार रखने के लिए भारी सामानों को उठाने में सक्षम हेलीकॉप्टरों, ड्रोन का उपयोग, सभी प्रकार की सतहों के लिए अनुकूल वाहनों की तैनाती, मार्गों का विशाल नेटवर्क बिछाने जैसे कई अहम कदम उठाए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सेना ने 13 अब इस घटनाक्रम को थोड़ा देख रहे हैं, 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत के जरिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर पर अपना पूर्ण नियंत्रण हासिल किया गया था। यह ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला, जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, श्रृंखला पर समुद्र तल से करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो इस चीज को, फैक्ट को याद रखिएगा। सियाचिन ग्लेशियर कहां है? हिमालय में काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, यहां पर यह ग्लेशियर स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 20,000 फीट है। यहां तैनात सेना के जवानों के सामने दुश्मन की गोली के बजाय जटिल मौसम एक बड़े जानलेवा खतरे के रूप में हमेशा मौजूद रहता है। ठीक है, तो यहां पर हमें ऑपरेशन मेघदूत क्या है, इसके बारे में हमने यहां पर देखा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर एक जो आर्टिकल है वो है मानसिक रोग की संभावना के संबंध में। तो देखिए, यदि बचपन में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता, दुर्व्यवहार झेलते हैं, तो उनके मानसिक रोग की संभावना
मतलब से ग्रसित होने की या उससे पीड़ित होने की संभावना ज्यादा होती है। देखिए, बचपन में दुर्व्यवहार या उपेक्षा के शिकार बच्चों को जीवन भर खराब स्वास्थ्य का दंश जो है झेलना पड़ सकता है। इसकी वजह से उनमें मानसिक रोग का खतरा ज्यादा बना रहता है। इतना ही नहीं, ऐसे बच्चों की युवा अवस्था में मोटापे का शिकार होने की संभावना भी अधिक होती है। साथ ही वे शरीर में सूजन और आघात के प्रति भी अधिक संवेदनशील होते हैं। एक नए शोध के नतीजों में यह दावा किया गया। यह शोध किसने किया है? ब्रिटेन स्थित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में बचपन में दुर्व्यवहार या उपेक्षा के शिकार रहे वयस्कों के मस्तिष्क को स्कैन कर गहन अध्ययन किया। इस दौरान पाया गया कि शोध में शामिल वयस्कों के मस्तिष्क की संरचना में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, जैसे मोटाई में बढ़ोतरी हुई है और आयतन में कमी। ये परिवर्तन मानसिक रोग, मोटापा, सूजन और आघात से जुड़े हुए हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि इन संरचनात्मक परिवर्तनों से मस्तिष्क की कोशिकाओं में होने वाली क्षति का पता चलता है, जिससे उनकी कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह ज्ञात है कि दुर्व्यवहार का सामना करने वाले बच्चों में मानसिक बीमारी विकसित होने की अधिक संभावना होती है, लेकिन यह अभी तक अच्छी तरह से समझ नहीं आया कि पहली बार दुर्व्यवहार होने के कई दशकों बाद भी यह जोखिम क्यों बना रहता है। अध्ययन के निष्कर्ष इस समझ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, कि बचपन की प्रतिकूल घटनाएं जीवन भर मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य विकारों के जोखिम को कैसे बढ़ा सकती हैं। यहाँ पे कुछ अन्य चीजें देखें। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने 40 से 70 वर्ष की आयु के 21,000 से अधिक वयस्कों को शामिल किया। चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, जिसे शॉर्ट में हम लोग MRI कहते हैं, कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है MRI, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या हिंदी में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग कहते हैं, के जरिए उनके मस्तिष्क की जांच की गई। इसके निष्कर्ष का उनके बॉडी मास इंडेक्स, BMI, सी रिएक्टिव प्रोटीन स्तर, जो सी रिएक्टिव प्रोटीन स्तर होता है, ये सूजन के लक्षण प्रकट करते हैं और बचपन के दुर्व्यवहार व व्यस्त आघात के उनके अनुभव तक विश्लेषण किया गया। ऐसे बच्चों के मोटापे का शिकार होने और आघात लगने की संभावना भी अधिक होती है। ठीक है, तो इतनी चीजों को यहां पर हम लोगों ने देखा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहां पर एक इसी पेज पर एक और आर्टिकल है जो कि आपके लखनऊ वाले संस्करण में दिया गया है, यहां पर दिल्ली वाले संस्करण में नहीं दिया गया है। वो क्या है कि जो बॉर्नवीटा आप पीते हैं, ठीक है, बॉर्नवीटा या बच्चों को पिलाया जाता है, बॉर्नवीटा और अन्य पेय को स्वास्थ्य पेय श्रेणी से हटाने का निर्देश दिया गया है। देखिए, सरकार ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों से उनके पोर्टल से बॉर्नवीटा समेत विभिन्न पेय पदार्थों को स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ की श्रेणी से हटाने का निर्देश दिया है। देखिए, यह निर्देश कौन मंत्रालय दिया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को एक परामर्श में कहा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम CPCR अधिनियम 2005, ध्यान रखिएगा, CPCR एक्ट जो है 2005 का है, कई बार सन पूछ लेता है। तो अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने CRPC अधिनियम 2005 की धारा 14 के तहत अपनी जांच के बाद निष्कर्ष निकाला है कि FSS अधिनियम 2006, FSSAI और मोंडेलेज इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत नियमों और विनियमों के तहत कोई स्वास्थ्यवर्धक पेय जो है वो परिभाषित नहीं है। आदेश जो है 10 अप्रैल 2024 को जारी है। इसमें कहा गया कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियों पोर्टलों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मंच या साइट से बॉर्नवीटा समेत अन्य पेय पदार्थों को स्वास्थ्यवर्धक पेय की श्रेणी से हटा दें। खाद्य सुरक्षा मानक नियामक FSSAI ने 2 अप्रैल को सभी ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों, FBO जिसे शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं, को उनकी वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। तो यहां पर फैक्ट आप कुछ याद रखिएगा, जैसे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कैसे किया गया, किस धारा के तहत? तो इसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया है। तो इतनी चीजें यहां पर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। यहां पर एक सेकेंड, यहां पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें लिखा है गुवाहाटी में बिहू नृत्य समारोह में पारंपरिक पोशाक पहने वाद्य यंत्र बजाती हुई बच्ची। तो हमें जो है बिहू नृत्य के बारे में पता होना चाहिए। बिहू नृत्य या बिहू नृत्य कहाँ मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, मतलब बिहू नृत्य कब किया जाता है और कहाँ किया जाता है। तो बिहू नृत्य जो है ये असम का एक लोक नृत्य है। ये अप्रैल माह में मनाए जाने वाले सालाना बिहू जलसे में यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है और भी कई अवसरों पर किया जाता है। राज्य में, जो असम राज्य है, राज्य में बिहू नृत्य के 3 उत्सव होते हैं। रोंगली बिहू, क्या है? रोंगली बिहू है। इसी प्रकार से कोंगली बिहू है, कोंगली बिहू और भोगल बिहू मनाए जाते हैं। जो रोंगली बिहू होती है, रोंगली बिहू वो असम
सॉरी बसंत के आगमन के अवसर पर होता है। यदि बात करें पहली बार बिहू नृत्य का प्रदर्शन जो है वो सन 1694 में किया गया था। उस समय यहां अहोम शासक रुद्र सिंह जो कि 1696 से लेकर के 1714 तक थे का शासन था, जिन्होंने बिहू नृतकों को रोंगली बिहू के खास पर्व पर आमंत्रित किया था। बिहू नृत्य जो है असम के विभिन्न जाति समूह जैसे कि देओरी, सोनोवाल, कछारी, मरान, बोराही आदि की परंपरा का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो इतनी चीजें बिहू नृत्य के बारे में याद रखिएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग एक दूसरे पिक्चर का। यहां पर देखिए लिखा गया है तिरुवनंतपुरम, ये केरला की राजधानी है। तिरुवनंतपुरम में शनिवार को अर्थात 13 अप्रैल को पेनुकुल्ली उत्सव के दौरान श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार पर बनाए गए पांडवों के पुतलों के साथ सेल्फी लेते विदेशी पर्यटक। तो हमारे लिए पुण्य उत्सव के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। पुण्य महोत्सव जो है ये श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के मुख्य वार्षिक त्योहारों में से एक है। यह एक 10 दिवसीय त्योहार है जिसमें हर दिन विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इसकी शुरुआत जो है कुडियट्टू से होती है। जो समारोह का ध्वजारोहण किया जाता है उसी को कुडियट्टू कहते हैं। मंदिर के पूर्वी द्वार, यहाँ पूर्वी प्रवेश द्वार की बात की गई ना, मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार पर पांडवों की विशालकाय प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है और यह अनुष्ठान भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है जो वर्षा के देव माने जाते हैं। और तिरुवनंतपुरम ये मंदिर है, ये आपका जो दक्षिण केरल में पूर्व में जो रियासत था त्रावणकोर रियासत उसमें वहां पर ये स्थित है। तो इतनी चीजें इसके बारे में याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे इस पे यदि देखें यहां पर अन्य चीजें नहीं है। एक सेकंड, यहां पे नेपाल में विक्रम संवत के बारे में बात की गई है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए नेपाल ने परंपरागत विक्रम संवत 2081 के कैलेंडर के अनुसार 13 अप्रैल को नव वर्ष का जश्न मनाया और इस दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक एवं तीर्थयात्री हिमालयी राष्ट्र के दर्शनीय स्थलों एवं मंदिरों में पहुंचे। विक्रम संवत की बात करें, विक्रम संवत का नाम भारतीय राजा विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया और यह नेपाल में आधिकारिक कैलेंडर है। देश भर के लोगों ने नेपाली कैलेंडर के अनुसार बैसाख के पहले दिन 13 अप्रैल को नए साल का जश्न मनाया। नेपाली नव वर्ष पर लोग अपने घरों को साफ करते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं और मंदिरों में जाते हैं। इस मौके पर पशुपति नाथ में लोगों की भारी भीड़ थी। तो देखिए विक्रम संवत जो है आपका नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर है। तो प्रश्न है आपसे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत का जो है आधिकारिक कैलेंडर कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर हमने इन चीजों को देखा। अब आगे यदि हम बात करें तो यहां पर देखिए जो खेल में सेक्शन है इसमें ऐसा कुछ नहीं जो अभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग यहाँ पर इसके जो मैपिंग वाला सेक्शन है वहां पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेट ऑफ हार्मुज या हार्मुज जल डमरू मध्य के बारे में बात कर लेते हैं जो काफी चर्चा में रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका अरेबियन सी है, अरेबियन सी इधर आपका गल्फ ऑफ ओमान है, इधर पर्शियन गल्फ है और यह है स्टेट ऑफ हार्मुज। इसके एक तरफ देखिए ईरान है, दूसरी तरफ ये आपका यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई है और ये आपका ओमान। ये जो ऊपर यहाँ पे टिप दिख रही है, ठीक है, ये आपका ओमान का है। तो यहीं पर है स्टेट ऑफ हार्मुज। स्टेट ऑफ हार्मुज जो है ये गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को जोड़ता है तथा ये आपका ओमान का हिस्सा है और ये ईरान, इसको अलग करने का कार्य करता है। जो स्टेट ऑफ हार्मुज है अप्रोक्सीमेटली 21 माइल्स, 21 मील जो है इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टेट ऑफ हार्मुज के बारे में। अब बात कर लेते हैं, चूंकि ईरान और इजराइल में इस समय तनाव हुआ है, तो यदि पहले हम लोग ईरान के बारे में देखें, ईरान की राजधानी तेहरान है। इसकी सीमाओं को देखें किससे किससे जुड़ी है बाउंड्री, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया और इधर आपका तुर्कमेनिस्तान से सीमा लगती है। और ऊपर आप जाएंगे तो अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्की से इसकी सीमा लगती है और इधर आप देखेंगे तो इराक से इसकी सीमा लगी हुई है। समुद्री जो सीमा है इसकी देखिए पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से लगी है, स्टेट ऑफ हार्मुज यहां पर है और ऊपर आप देखेंगे तो कैस्पियन सी से भी इसकी सीमा लगी हुई है। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। अब यदि हम लोग इजराइल की बात कर लें, इजराइल की सीमा किससे किससे लगी है? इजराइल की सीमा यदि आप देखेंगे तो लेबनान से लगी है। इजराइल की सीमा जो है आपकी लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इधर आपका मिस्र से लगा हुआ है। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। इसकी समुद्री सीमा जो है आपका भूमध्य सागर से लगा हुआ है,
तो मैपिंग सेक्शन में आप इतनी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।